उपसर्ग के बारे में देखेंगे। क्या उपसर्ग? उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। मतलब जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। ठीक है? जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे एक उदाहरण जैसे कि हम पुत्र एक शब्द है, इस शब्द को हम उपसर्ग लगाएंगे। एक उपसर्ग लगाएंगे जैसे कि सुख, एक उपसर्ग उसके साथ लगाने से क्या होता है देखेंगे। ठीक है? सुख लगाने से सुपुत्र। ठीक है? तो ये उपसर्ग हुआ और यह मूल शब्द हुआ। उपसर्ग शब्द के साथ शब्द के पहले आने से क्या हो जाता है, उस शब्द के अर्थ में क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन लाता है। अभी देखिए, पहले पुत्र एक शब्द, उसका एक अर्थ था, उसको हम उपसर्ग लगाने के बाद क्या हुआ, सुपुत्र, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हुआ, तो सुपुत्र। इस प्रकार और एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि धर्म एक शब्द है, धर्म, इसको उपसर्ग लगाएंगे जैसे कि अ, उपसर्ग लगाने से अधर्म, अ उपसर्ग लगाने से अधर्म। तो इस तरह शब्द के पहले जो शब्दांश लगकर उसके अर्थ में क्या है, परिवर्तन लाता है, उसे कहते हैं हम उपसर्ग। दूसरा और एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि गति एक शब्द है, इस शब्द को एक अर्थ है, इसको मैं एक उपसर्ग लगाया, प्रगति होगा, सॉरी गति, इसको एक उपसर्ग लगाने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, प्रगति। तो इस तरह शब्द के पहले के हम लोग शब्दांश लगाने से, कोई एक ऐसा शब्दांश लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो जब इसको हम उपसर्ग लगाते हैं तो यह ध्यान में रहना है कि उपसर्ग लगाने के बाद उसका, उस शब्द का एक अर्थ रहे, अर्थ में कोई एक तो क्या अर्थ में परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन जो होता है उसका कोई एक मतलब निकले शब्द। ऐसे नहीं कि कोई भी एक उपसर्ग हम उसको लगा दिए एक मूल शब्द के साथ और एक कोई नया शब्द बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह ऐसे तो बहुत से शब्द आते हैं, जिस प्रकार मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर पुत्र, धर्म, गति के साथ जो आए उपसर्ग, तो उन्हें इतना ही बताया। तो आपको ध्यान रहे ये जो भी मैंने लिखा है ये सब क्या है, उपसर्ग। ठीक है?
और ये जो भी यहाँ हमने लिखा है तो ये क्या है, मूल शब्द। ये क्या होते हैं, मूल शब्द। उपसर्ग और मूल शब्द ये दोनों मिलकर एक जो और एक नया शब्द बना, तो वही क्या है, इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ और एक नया शब्द बना। जो नया शब्द बना है उस नए शब्द का भी मतलब निकल रहा है। ऐसे नहीं कि कोई एक उपसर्ग लिए मूल शब्द के साथ हमें जोड़ने से कुछ भी एक ऐसा शब्द बना के उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह यहाँ और भी या निजी बोर्ड में आपको दिखाता हूं मैं, उपसर्ग किसे कहते हैं और उसके कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। फिर इसके कुछ और प्रकार है तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। उपसर्ग मान, इस शब्द को देखिए। मान शब्द का अर्थ होता है आदर। यदि इसके आगे अब शब्दांश जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है अपमान। अपमान का अर्थ होता है तिरस्कार, यानी अब शब्द को मान शब्द के आगे लगाने से इसका अर्थ बदल गया। ऐसे आगे लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग उन शब्दांशों को कहते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। जैसे गुण शब्द में अब आने से यह गुण बन गया, यहां अब शब्दांश उपसर्ग है। यह गुण शब्द का अर्थ है किसी की विशेषता या अच्छाई, लेकिन अब शब्दांश लगाने पर इसका अर्थ बदल गया। अब गुण इसका अर्थ है बुराई। मूल रूप से उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या कुछ नया बनाना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे अनपढ़, अतिरिक्त, उपचार, अंततः, अन, अति। उप शब्दांश उपसर्ग है, अर्थात उपसर्ग वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के आरंभ शुरू में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि उपसर्ग उसे कहा गया जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर यानी कि पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दिया इधर शुरुआत में, उसकी परिभाषा है और मैं आपको जब कुछ उदाहरण दिया ना, ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको क्या है कुछ और उधर इससे भी कुछ अधिक जानकारी उधर आपको मिली कि उसके बाद क्या है उपसर्ग वास्तव में ये क्या होता है, ये भी आपको तो जानकारी मिली है ना। तो इस तरह यहाँ देखा गया कि अनपढ़, अतिरिक्त, उपचार। तो यहाँ अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग, अति उपसर्ग, ऊपर क्या है उपसर्ग और पढ़, रिक्त, चार, मतलब ये सब मूल शब्द होते हैं। तो इनके साथ लगने के बाद एक नया शब्द बना। जैसे पहले पढ़ उस शब्द का अर्थ है, फिर भी क्या है मूल शब्द, तो मूल शब्द के साथ अन लगाने से क्या हुआ अनपढ़, मतलब अर्थ में क्या हुआ
परिवर्तन आया इधर, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मैंने आपको उसे कुछ उदाहरण दिया, ठीक है। अंत में लगता है, अंत में मतलब शब्द के बाद में लगता है, और उस शब्द के अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक नया शब्द बनता है इधर। तो पहले इसकी एक मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि ईयर एक प्रत्यय है, भारत मूल शब्द हुआ, ठीक है। ये दोनों मिलकर अब बन जाता है भारतीय। तो यहाँ दीर्घ आने के कारण यहाँ ईयर। जिस प्रकार भला, इसको मैं प्रत्यय लगाया ई तो हुआ भलाई। तो प्रत्यय हमें यहां देखने को मिलता है, तब के साथ ई मात्रा है इसलिए ई है। भला इसके अंत में आया ई प्रत्यय। तो ये जो अर्थ क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हुआ। सो एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भला क्या है, एक ऐसा शब्द कि वो है विशेषण है। भला क्या है, विशेषण है। इसके साथ हम प्रत्यय लगाने से क्या हुआ, इसके अर्थ में परिवर्तन आया। अब वो विशेषण नहीं रहा, अब क्या हो गया, वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो इसका मतलब अर्थ में परिवर्तन आ गया। जिस प्रकार और एक शब्द देखिए, जैसे कि ता प्रत्यय लगाएंगे, ठीक, जैसे मनुष्य, इसके साथ ता प्रत्यय लगाएंगे, मनुष्यता। यह एक संज्ञा शब्द है और यह प्रत्यय है। इस मूल शब्द मानिए या इसको संज्ञा जो अभी फिलहाल है, इसके साथ अगर प्रत्यय लगाया गया तो ये हो गया मनुष्यता। तो अब यह एक तरह भाववाचक संज्ञा बन गया। तो हम जो देख रहे हैं विषय कौन सा है, प्रत्यय। जो देख रहे हैं कौन सा भी, प्रत्यय देख रहे हैं। तो प्रत्यय उसे कहते हैं शब्द के अंत में लगकर, यानी कि शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ और अगर हम उसके परिभाषा के साथ देखेंगे इधर, इस मीडिया में हम प्रत्यय के बारे में पढ़े। प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे दया धन यु बराबर दयालु। यहाँ यु वर्ण प्रत्यय है। दया शब्द का अर्थ है किसी पर करुणा करना, लेकिन यु वर्ण लगाने पर इसका अर्थ बदल गया। दया इसका अर्थ है करुणा करने वाला। मूल रूप से प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। जैसे मिठास, लोहा। यदि हम इस उदाहरण का विश्लेषण करें तो हमें प्राप्त होगा मीठा धन आस बराबर मिठास, लोहा धन आस बराबर लोहार। अंततः आस आर शब्दांश प्रत्यय है, अर्थात प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग
स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आइए प्रत्यय के भिन्न रूपों के बारे में जानते हैं। तो आपको भी ये मालूम चला प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। मैं आपको जो उदाहरण के रूप में लिखा हूँ कि 2 3 ऐसे तो बहुत से आते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी ऐसी जो देख लेंगे, जैसे कि ई का प्रत्यय भी आता है, बाद में ई भी आता है। तो ई का प्रत्यय का हम लिखेंगे तो जैसे कि समाज प्लस इक, यानी इसके साथ लगाएंगे तो ये हो गया सामाजिक। यहाँ विश्व ही है तो इसमें क्या है, जड़ के साथ क्या है, विश्व की मात्रा का ही प्रयोग होना चाहिए। या और एक इधर देखा गया दीर्घ ई इसलिए आई क्योंकि तो के साथ क्या है, दीर्घ ई की मात्रा है। ठीक है, सामाजिक है, सा हो गया है, यस ठीक है, सामाजिक यस। तो इस तरह और एक 2 3 उदाहरण देखेंगे। धर्म प्लस इकर धार्मिक। तो यहां म के साथ ई की मात्रा इधर, ठीक है, धर्म प्लस इकर धार्मिक। तो उसी तरह ई के 2 उदाहरण देखेंगे। ये हो गए ई का ई का एक 2 उदाहरण। इसके लिए देखेंगे आवर्त, इससे 1 2 शब्द देंगे, जैसे कि मिल प्लस आवर्त, दोनों मिलकर बनता है मिलावट। ठीक है, इस प्रकार लिख प्लस आवट, लिखावट। और उसी तरह आवर, और ऐसे कोई आपको याद है, बोलिए। सजा प्लस आवट, सजावट। ठीक है, तो इस तरह हम जो शब्दांश शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं प्रत्यय। अब इसकी एक हम परिभाषा लिखेंगे, इसकी प्रत्यय की एक परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा मतलब डेफिनेशन लिखेंगे। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में
परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, आप इसे कोई से उदाहरण के ऊपर कुछ कोशिश कर सकते हैं। इनके अलावा जो कुछ अभी उदाहरण दिया गया था उसके बाद इनके अलावा कुछ और। हाँ ठीक है, ठीक है, कार्य हमने इससे पहले दिए जैसे कि रसायन और प्रत्यय इकर रासायनिक और उसी प्रकार और नेक्स्ट समुदाय प्लस इकर सामुदायिक मुख प्लस इकर मौखिक आकर्षण प्लस इकर आकर्षण उसी प्रकार। हाँ आकर्षण प्लस इकर आकर्षण और एक थोड़े से ऐसे देखेंगे जैसे कि आकर्षण इकर के अलावा दूसरे प्रत्यय देखेंगे, इकर के अलावा दूसरे प्रत्यय देखेंगे इसी प्रकार। आकर्षण प्लस इकर आकर्षण उसमें फिर इका आता है, इतर आकर्षणी। यस, इतर आकर्षण प्लस इतर आकर्षित आकर्षित। यस, तो यहाँ प्रत्यय इतर। और सपोज ये उपसर्ग मालूम चल गया है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग सॉरी प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में आता है और उसके अर्थ में क्या है, परिवर्तन आता है। तो इस तरह हम लोग अभी उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो एक बार याद करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। मैं यहाँ दोनों को एक ही साथ लिखता हूं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय वह होता है जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो ये इसकी हम दोनों की क्या भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़े से शब्द देखेंगे। उपसर्ग से जो बने शब्द इससे पहले हम देखेंगे धर्म प्लस पहले अ लिखिए, अ प्लस धर्म, अधर्म, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, प्र प्लस गति,
प्रगति, U plus V plus मीटर, U plus VT पूरी, हाँ, V plus मीटर, वे प्लस कार्य, बेकार, U plus V plus मीटर, S plus नी प्लस डर, मीटर, नीडर, S plus U plus VT पूरी, स प्लस कुशल, सकुशल। यस, नेक्स्ट थोड़े से यहाँ देखेंगे प्रत्येक के आयोजन प्लस आयोजन प्लस इतर, आयोजन, प्रकाशन प्लस इतर, प्रकाशित, समुदाय प्लस समुदाय, इतर, सामुदायिक। ठीक है, नेक्स्ट भारत प्लस ईयर, भारतीय। तो इस प्रकार ऐसे तो बहुत से आते हैं, जो कुछ हम आज देख रहे हैं सिर्फ उनको समझने के लिए उपसर्ग के थोड़े से देखें और प्रत्येक हम आज थोड़े से देख रहे हैं। तो ये इस उपसर्ग और मूल शब्द इन दोनों के क्या है, अपने अर्थ होते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि मूल शब्दों को क्या है, मूल शब्दों के हर मूल शब्द के अपने अर्थ होते हैं, लेकिन ये जब अर्थ इनका कब बदलता है, जब इनके साथ उपसर्ग लगाने के बाद इनके अर्थ में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है ना। जैसे कि धर्म एक शब्द है, इसका अर्थ उसके साथ अ लगाया गया उपसर्ग, अधर्म, तो ठीक उस शब्द का विपरीत हो गया, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार यहाँ गति, गति मतलब उसको एक अर्थ होता है गति, उसके साथ प्र लगाया गया, फिर एक शब्द बना प्रगति, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, एक तरह का उन्नति, प्रगति। ठीक है, तो उसी प्रकार उपसर्ग प्रत्यय का भी वही होता है कि इनके अपने अर्थ होते हैं, इनके साथ क्या है, प्रत्यय लगाने से इनके अर्थ की क्या है, परिवर्तन आ गया है ना। मैं इससे पहले आपको कहा कि इनके साथ जिस प्रकार अभी मैं आपको कहा ना कि इक को लगाने से ये शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। क्या होते हैं, भाववाचक शब्द। जिस प्रकार और एक भी देखेंगे उसके में इससे पहले आपको बोला ना कि भला के साथ अगर ई लगाएंगे तो क्या है, भलाई, क्या है, भलाई। एक तो विशेषण की तरह है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भला का, भला प्लस ई। ठीक है, इधर हाँ यस, ठीक है, भला प्लस ई, इनकी दोनों को एक साथ पढ़ा देना, ऐसा होता है। ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय।
मालूम चला। तो ऐसे कई शब्द आते हैं ये जो कुछ हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, इससे क्या है कुछ उदाहरण के लिए ताकि आप उसको समझें। ठीक है, यस सर। अभी हम लोग ये जो भी ये दोनों देखें, इसका बचा हुआ नेक्स्ट जो भाग है, इनके प्रकार और थोड़े से और उदाहरण नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।